नमस्कार। खेती किसानी से जुड़े हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आइए देखते हैं क्या है खास आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। तिलहन मिशन पर मंत्रालय की तरफ से उठाए गए विशेष कदम। खरीफ फसलों की लगातार खरीद जारी और 3 कृषि कानून बनेंगे समग्र विकास के आधार। और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कृषि के क्षेत्र में सुधार और कायाकल्प के मकसद से केंद्र सरकार की तरफ से 3 नए कृषि कानून लाए गए हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार में ज्वार पर एमएसपी थी 1520 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर एमएसपी थी 1950 रुपये। हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय चने पर एमएसपी थी 3100 रुपये। हमारी सरकार अब चने पर प्रति क्विंटल 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय तूर दाल पर एमएसपी थी 4300 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6000 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मूंग दाल पर एमएसपी थी 4500 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार मूंग दाल पर करीब 7200 रुपये 7200 रुपये एमएसपी दे रही है। साथियों, ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार एमएसपी समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है। एमएसपी बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज की खरीदारी एमएसपी पर की जाए। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में किसानों से लगभग 1700 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था। ये आंकड़े याद रखना। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 3000 लाख मैट्रिक टन धान किसानों से एमएसपी में खरीदा, करीब करीब डबल। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में करीब 3.25 लाख मैट्रिक टन तिलहन खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 56 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा एमएसपी पर खरीदा है। 2014 से पहले के 5 साल, उनके 5 साल उन्होंने सिर्फ 1.5 लाख मैट्रिक टन दाल ही किसानों से खरीदी। हमारी सरकार ने किसानों से पहले की तुलना में 112 लाख मैट्रिक टन, मैं दोबारा बोलता हूं, 112 लाख मैट्रिक टन दाल एमएसपी पर खरीदी। सोचिए, 1.5 लाख उनके जमाने में, वहां से हम सीधे ले गए 112 लाख मैट्रिक टन। उन लोगों ने अपने 5 सालों में दाल,
किसानों को, दाल पैदा करने वाले किसानों को कितना रुपया दिया? 650 करोड़ रुपए। हमारी सरकार ने क्या किया? हमने करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए दाल पैदा करने वाले किसानों को दिया। हाल ही में एक जगह पर धान पैदा करने वाले किसानों ने मिलकर एक चावल कंपनी के साथ समझौता किया है। इससे उनकी आमदनी 20% बढ़ी है। एक और जगह पर आलू के 1000 किसानों ने मिलकर एक कंपनी से समझौता किया है। इस कंपनी ने उन्हें लागत में 35% ज्यादा की गारंटी दी है। एक और जगह की खबर में पढ़ रहा था, जहां एक किसान ने खेत में लगी मिर्च और केला सीधे बाजार में बेचा तो उसे पहले से 2 गुनी कीमत मिली। आप मुझे बताइए, देश के प्रत्येक किसान को ये लाभ, ये हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? किसानों को सिर्फ मंडियों से बांधकर बीते दशकों में जो पाप किया गया है, ये कृषि सुधार कानून उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है, एपीएमसी यानी हमारी मंडियों को लेकर के। हमने कानून में क्या किया है? हमने कानून में किसानों को आजादी दी है। मंडी के अलावा किसान चाहकर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मर्जी को। क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है? अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा। मंडी भी चालू है, मंडी में भी आकर के बेच सकता है। जो पहले था वो भी कर सकता है, किसान की मर्जी पर करेगा। नए कानून में हमारी सरकार ने फार्मिंग एग्रीमेंट के दौरान किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किए। हमने तय किया है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सबसे बड़ा हित अगर देखा जाएगा तो वो उस किसान का देखा जाएगा। हमने कानूनन तय किया है कि किसान से एग्रीमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा। जो किसान को उसने वादा किया होगा वो स्पॉन्सर करने वाले को, वो भागीदार को उसे पूरा करना ही होगा। अगर नए किसान कानून लागू होने के बाद कितने ही उदाहरण सामने आ रहे हैं जहां किसानों ने अपने इलाके में एसडीएम से शिकायत की और शिकायत के कुछ ही दिन के भीतर किसानों को अपना बकाया मिल गया। साथियों, फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है। जमीन किसान के ही पास रहती है। एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी एग्रीमेंट के अनुसार किसान को पूरे पैसे मिलते हैं। आप एक बार फिर सोचिए, जो हुआ ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है, उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। इन लोगों ने हमेशा किसानों से धोखा दिया है। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर
बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी ये विशेष कार्यक्रम जारी रहेगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे तिलहन मिशन पर। तिलहन मिशन को लेकर अब आपको दिखाते हैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में कृषि आयुक्त एसके मल्होत्रा से खास बातचीत। तिलहन में हम आत्मनिर्भर हो, इसको लेकर सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये बातचीत। सर, अभी हमें सरसों की बात करते हैं तिलहनी में, या और भी जो तिलहनी फसलें हैं उसकी भी बात करते हैं। सर, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या इसमें आत्मनिर्भर होने की संभावना है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो अभी खाद्यान्न के क्षेत्र की जब हम बात करें तो आत्मनिर्भरता हमारे देश में आई है। चाहे वो बात चावल की है या गेहूं की है, तो उसमें हमारा जो उत्पादन है काफ़ी बड़ा है और हम उसको दूसरे देशों को भेज भी रहे हैं और उससे जो विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको मैं ये कहूँगा कि जो तिलहनी फसलें हैं उसमें अभी आत्मनिर्भरता नहीं आई है। उसमें करीब 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ का जो लगभग हम खाद्य तेल जो है दूसरे देशों से हमें मंगाना पड़ता है। तो अभी भारत सरकार ने इस पर विचार किया, मंथन किया और एक जो नया मिशन है जिसको हम ये कहते हैं कि नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, खाद्य तेलों पर एक नया मिशन की शुरुआत की है। और इस मिशन के तहत जो है हमारे प्रयास ये रहेंगे कि हम आत्मनिर्भर कैसे हों, जिससे कि हमारी अपनी कैपेसिटी बढ़े, हमारा अपना उत्पादन बढ़े और जिससे कि हमें बाहर से जो है तेलों को ना मंगाना पड़े। तो अभी जैसे रबी का मौसम की शुरुआत हो रही है और अभी खरीफ का मौसम ख़त्म हो चुका है, तो रबी की मौसम की तैयारियां चल रही हैं। किसान जो है एक अनुकूल तापमान के आने का इंतज़ार कर रहा है और सरसों की बिजाई को वो जल्दी से जल्दी कर देगा। तो सरसों एक बड़ी अहम तिलहनी फसल है, क्योंकि मैं जो बात करूंगा अभी तिलहनी फसलों के बारे में करना चाहूँगा कि तिलहनी फसलें अब हमारे लिए एक तरह से प्रायोरिटी हो गई है और ये एक प्राथमिकता वाली जो हमारी ये फसलें हैं, तो इन पर जो है किसानों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो अभी जो MSP जो बढ़ाया, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया, तो वो सरसों में भी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया। तो अभी बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, वातावरण बहुत ही अनुकूल है, हमारे जितने जल भंडार हैं वो भी भरे हुए हैं। तो इन सब का फ़ायदा उठाते हुए किसानों को मैं ये आग्रह करता हूँ कि वो तिलहनी फसलों में सरसों और तोरिया जो है उन दोनों की बिजाई ज़रूर करें। और इसके लिए भारत सरकार ने एक छोटा सा कैंपेन चलाया जिसको हम कहते हैं कि सरसों का एक तरह से कैंपेन और रिवॉल्यूशन लाने के लिए इसको जो है खाद्य तेल मिशन के तहत जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस वर्ष के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो पिछले वर्ष की अगर आप तुलना में अगर आप देखें तो करीब 62 लाख क्षेत्र में जो है सरसों की खेती हुई थी, जिसको हम बढ़ा करके 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। और 11 जो राज्य हैं वो मुख्य राज्य हैं
वहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। और जो 11 राज्य हैं उसमें जो मुख्य कुछ राज्य हैं, कुछ राज्यों को मैं बता देना चाहूँ, जैसे उसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान और हरियाणा, कुछ पंजाब को भी लेकर के चले हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये कुछ ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पर जो है बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं और वहाँ पर हम लोग सरसों की खेती को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है हम ये चाह रहे हैं कि कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न के एरिया हैं, कुछ ईस्टर्न इलाके हैं जहाँ पर धान की कटाई के बाद जो क्षेत्र खाली रह जाता है, वहाँ पर भी सरसों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, जो मुख्य कुछ फसलें ऐसी भी हैं उनको इंटरक्रॉपिंग में जो मुख्य फसल है उसके 2 लाइनों के बीच में भी जो है सरसों को लगाएं। तो क्योंकि अभी क्षेत्र तो उतना ही है, लेकिन उसी क्षेत्र से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें, तो ये इंटरक्रॉपिंग को भी एक चुना गया है। दूसरा, जो राइस फैलो एरिया है उसको टारगेट करना है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग एक समुचित ढंग से जितनी अच्छी किस्में हैं जिनका उत्पादन लगभग मैं ये कहूँगा कि 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा है, उन किस्मों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। उससे नीचे उत्पादन करने वाली किस्मों को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हाइब्रिड जो किस्में हैं, संकर किस्में हैं सरसों से रिलेटेड, वो भी अभी उपलब्ध हैं, तो उनको भी जो है किसान अपनाएं, जिससे कि हमारी उत्पादकता बढ़े, तो अपने आप ही उत्पादन जो है प्रति इकाई क्षेत्र से वो बढ़ जाएगा। जिस तरह से अभी आपने कहा कि क्रांति लाने की आवश्यकता है, और बहुत सारे जो फसल है उसमें क्रांति जब आई है तो इसके बाद में ही उसमें आशातीत उत्पादन भी हुआ है। अभी हमें मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी हम क्रांति की बात कर रहे हैं, या दूध में भी हम क्रांति की बात की है, जिसके वजह से ज़्यादा किसानों को भी फ़ायदा हुआ है। सर, क्या आप जिस तरह से अभी फोकस कर रहे हैं सरसों पर, जिस तरह से तिलहनी फसलों पर, क्या इस तरह से कोई क्रांति लाने की है ज़रूरत? बिल्कुल ज़रूरत है क्रांति की। अब आप देखते हैं कि पहले हम कहते थे कि हमारे देश में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति जब आई थी उस टाइम में हमारे पास बहुत सारा एरिया जो है हमारे पास उपलब्ध था, और हमारे पास कुछ ही किस्में ऐसी अच्छी आई, उन किस्मों को जो है हम लोगों ने फैलाया गया पूरे देश में, और उसका जो है एक तरह से उनको अपनाया गया, तो हमारा उत्पादन बढ़ गया। तो ये तो उस टाइम की परिस्थिति थी, लेकिन आजकल की जो परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। इस टाइम में हमारे पास क्षेत्र उतना है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, और बल्कि कुछ कमी हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि क्षेत्र जो है अर्बनाइजेशन की तरफ भी कुछ ना कुछ बढ़ा है। तो एक तो हमारे पास साधन जो है वो सीमित हुए हैं, तो सीमित साधन में, सीमित क्षेत्र में, सीमित जल साधनों में हम कैसे उत्पादन अधिक बढ़ाएं, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट नज़र आता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जितनी भी तकनीक है, ये तकनीक के माध्यम से ही नया जो एक क्रांति का जो सूत्रपात होगा वो होगा। और अगर आप ये देखें तो एक मूक रूप से जो क्रांति है वो पहले से ही हो चुकी है, और जहाँ कहीं हमारा उत्पादन, अभी आप देख रहे हैं कि हम टोटल 296.65 मिलियन टन का उत्पादन हमारा हुआ है। ये उत्पादन बहुत अधिक उत्पादन है, और हम अपने आप में मैं ये कहूँगा कि हम इसमें आत्मनिर्भर हैं। खाद्यान्न की बात करें, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दलहनी फसलें भी शामिल हैं। तो दलहनी फसलों का जो उत्पादन है वो 23 मिलियन टन हुआ। तो कभी ऐसा भी टाइम था जब हमारे पास 16 मिलियन टन का उत्पादन था 2013-14 में, 14-15 में, तो उस उत्पादन को बढ़ा करके हम लोग 25 मिलियन टन तक ले गए हैं। 23 से 25 मिलियन टन तक के बीच में उत्पादन हो रहा है, तो उसमें भी हम लगभग आत्मनिर्भर की स्थिति में हैं। और जो हम लोगों ने इसका एक मिशन चलाया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर पल्सेस, दलहनी फसलों का जो मिशन है, उसके तहत जो उत्पादन हमने किया है उस उत्पादन को बना करके रखना है। और साथ में जो मैं तिलहनी फसलों की बात कर रहा था, तिलहनी फसलों में मैंने सरसों का विशेष रूप से इसलिए उसमें अभी बयान किया क्योंकि ये मौसम में जो है सरसों की फसल एक मुख्य फसल है। और जब खरीफ का मौसम आएगा तो खरीफ के मौसम में हम लोग बाद में जो है उस पर सोयाबीन पर भी चर्चा करेंगे, और उसमें हम लोग ग्राउंड नट जो मूंगफली की खेती उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जब रबी की बात करते हैं, सरसों, तोरिया, इसके साथ साथ सनफ्लावर जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी के क्षेत्र में जो है हम थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। वो इसलिए पिछड़ गए हैं कि उस पर जो है इतना ध्यान हम लोग नहीं दे पाए। तो ये एरिया करीब 2003-04 का जो मैं आंकड़ा देख रहा था उठा करके, तो हमारे पास उस टाइम में 20 लाख हेक्टेयर एरिया में इसकी खेती होती थी, जो घट करके
अब जो है 2.4 लाख हेक्टेयर एरिया में हो रहा है। तो हम उसको जो है उसका क्षेत्र भी बढ़ाना चाहते हैं। और ये जो रबी का मौसम है ये उसके लिए बहुत ही अनुकूल है। हम सनफ्लावर को भी, सूरजमुखी की खेती को भी साथ में लेकर के चले हैं। इसका भी एमएसपी अभी बढ़ा है। तो एमएसपी बढ़ने से जो है निश्चित रूप से जो है किसानों के मध्य में एक सिग्नल गया है कि ये ऐसी फसलें हैं जो हमारे देश की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। तो वो प्राथमिकता में भी जो है किसान अपना योगदान दे और इसका मूल्य भी अधिक मिलेगा मार्केट में। और किसानों से यही आग्रह है कि इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाएं, क्योंकि चावल और गेहूं में तो हम लोग पहले ही आत्मनिर्भर हैं, लेकिन इसमें भी इन फसलों की तरफ भी जो है हमें कुछ ना कुछ क्षेत्र जो है उसमें बिजाई करनी चाहिए। सर, तिलहन की अगर हम बात करते हैं, इसमें दोहरी चुनौती है। एक तो उत्पादन बढ़ाना और दूसरा इसमें सर मिलावट की संभावना ज़्यादा है। अगर हम पूरे खाद्यान्न की बात करते हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा तिलहनी में ही फसलों में कहें या तेल कहें, उसमें मिलावट सबसे ज़्यादा होता है। ये दोहरी चुनौती है सर, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, इसको हम लोग मिलावट ना कह करके इसको ब्लेंडिंग कहेंगे। ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि एक तेल में दूसरे तेल को मिश्रित कर दिया जाता है, लेकिन वो एक तरह से पहले इसकी परमिशन थी। इसको जो देखता है वो FSSAI जो हमारी संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत जो आता है, तो वो इसको देखते हैं। इसके जो पहले मापदंड थे कि जो भी 2 तेल है अगर उसका मिश्रण बना करके बेचा जाता है, ब्लेंड करके बेचा जाता है, तो कम से कम 20% उसकी मात्रा होनी चाहिए। इससे क्या हुआ कि जो हमारे अपने मैं ये कहूँगा कि हमारे जो इंडिजिनस ऑयल थे, चाहे वो सरसों था, चाहे वो मूंगफली है और साथ में सूरजमुखी है, इनको थोड़ा बढ़ावा नहीं मिल पाया क्योंकि दूसरे जो सस्ते तेल आने लगे जिसमें ऑयल पाम कहते हैं, ताड़ का तेल आने लगा, तो वो जो है सस्ता बाहर से मिलने लगा, तो उसको जो है मिला करके बेचने लगे। वो राइस ब्राउन ऑयल है उसको भी मिला के आने लगा। तो अभी जो है भारत सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि सरसों में विशेष रूप से कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, सरसों का तेल प्योर बेचा जाए, सिंगल ऑयल बेचा जाएगा। तो सिंगल ऑयल बेचने का जो पर्पस है, जो एक निर्णय है जो भारत सरकार ने लिया, इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि 1 अक्टूबर के बाद 2 तेलों का मिश्रण जो है सरसों में नहीं बेचा जाए। सरसों का तेल अकेला बिना मिश्रण के ही बेचा जाएगा। सोल जिसको कहेंगे, और वो कच्ची घानी वाला तेल है, उसको भी जो प्रेफरेंस मिलेगी। इससे हमारे जो गांव के जो उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, कच्ची घानी का जो तेल निकालने से करने का, उसको बढ़ावा मिलेगा। किसान सरसों के अंतर्गत जो है खेती भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि उनको मूल्य अधिक मिलेगा। तो ये एक ऐसा अवसर है जिसको हमें लाभ उठाने की ज़रूरत है। और साथ साथ जितने भी घरेलू छोटे उद्योग हैं वो हमारे रूरल सेक्टर में इस तरह के बहुत सारे एक्सपेलर बन करके आएंगे और किसान खुद जो है उसको निकालेगा भी, उत्पादन भी करेगा और उसका तेल भी निकाले तो उसको भी निकाल करके बेच सकता है, क्योंकि MSME की भी बहुत सारी ऐसी स्कीम है और कृषि मंत्रालय की भी बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसमें इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ, ब्रेक के बाद भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खरीफ सीजन 2020-21 के लिए MSP पर लगातार किसानों से फसलें खरीदी जा रही हैं। आइए देखते हैं विस्तार से हमारी ये रिपोर्ट। खरीद 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है।
पिछले वर्ष के 310.71 LMT की तुलना में 375.72 LMT से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जो कि 20.92% है। जारी KMS खरीद कार्रवाई के तहत 70,937 करोड़ 38 लाख रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है और इससे लगभग 41,04,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत 48.11 LMT दालों और तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 LMT कोपरा की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,58,387.33 MT मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है और इससे 88,871 किसानों को लाभ मिला है। 72 करोड़ 40 लाख रुपए के MSP मूल्य पर 5,089 MT कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर MSP से अधिक है। खरीद दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य व संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गई तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही है। 13 दिसंबर 2020 तक 13,939 करोड़ 52 लाख रुपए मूल्य की 48 करोड़ 20 लाख 208 कपास गांठों की खरीद की गई है। हमारा देश आत्मनिर्भर हो, ऐसे में बहुत जरूरी है कि किसान भी आत्मनिर्भर बने, उनकी आय में वृद्धि हो। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं में से विशेष प्रयास है 3 नए कृषि कानून। आइए जानते हैं कि इन कृषि कानूनों को लेकर किसानों की क्या राय है। कृषि कार्य में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये योजना खेत में उन्नत पैदावार के लिए सहायक साबित हो रही है, जिसका किसानों द्वारा भरपूर लाभ लिया जा रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम चंदखुरी सहित कई गांवों के किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवाकर भरपूर फसल लेने लगे हैं। इस योजना से मृदा परीक्षण के बाद किसानों को उनके खेत में कितनी मात्रा में कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, इसकी सही जानकारी मिलती है और वे उचित मात्रा में उचित खाद का इस्तेमाल करने लगे हैं। परीक्षण कराया कर 1 साल भर हो गया। उसके पहले जो पैदावार थे वो तो बिल्कुल कहीं नहीं नाम मात्र के बराबर होते, मगर अब मिट्टी परीक्षण कराने के बाद जो फसल में हम बीज खाद डालते हैं उसी हिसाब से अब अच्छा फसल हो रहा है। किसान पहले अपने खेतों में अनुमान लगाकर ही खाद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलने से उनके खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ने लगी है और उनके खेतों की पैदावार में इजाफा होने लगा है। इसी के साथ ही हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि जो जानकारियां हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाई हैं हमारे किसानों के लिए लाभकारी साबित होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।